क्या आप जानते हैं कि इस वक्त कोई आपकी प्रोफाइल देख रहा है, कोई आपके बैंक बैलेंस का हिसाब लगा रहा है। वह कोई अनपढ़ हैकर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर या इंजीनियर हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट या म्यूल अकाउंट एक ऐसे शब्द हैं जिसने आम आदमी के साथ गृह मंत्रालय की नींद उड़ा दी है। आज की इस रिपोर्ट में हम इसे ही समझेंगे और सिस्टम की उन दरारों को दिखाएंगे जहां से अपराधी हमारे घर में सीधे घुस रहे हैं। खबर यह है कि गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल और डिजिटल अरेस्ट जैसे उन्नत साइबर खतरों के प्रति चेतावनी जारी की है, जिसमें अपराधी अब सोशल और साइकोलॉजिकल तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। हाल की जांचों में पता चला है कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स भी इन सिंडिकेट का तेजी से हिस्सा बन रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में 8000 से अधिक म्यूल अकाउंट्स का पता चला है, जिनका उपयोग इल्लीगल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। सबसे पहले हम उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हाल के दिनों में हुए हैं। यह घटनाएं सिस्टम के दावे और हकीकत से पर्दा हटाते हैं। The420.in के मुताबिक दिल्ली और नोएडा के लग्जरी होटलों को डिजिटल जेल में बदलने वाले एक हाईटेक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपराधियों ने चांदनी चौक और नोएडा के होटलों में लैपटॉप और नकली दफ्तर जैसे माहौल बनाकर एक महिला को 14 दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रखा। महिला को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोपों में डराकर 90 लाख रुपए की वसूली की गई। दूसरी घटना कोलकाता की है, जहां कोलकाता पुलिस ने एक अवैध टेलीकॉम गेटवे का पर्दाफाश किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम को संचालित कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक 38 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 12 सिम बॉक्स और 2250 सिम कार्ड बरामद हुए। इस रैकेट के तार बांग्लादेश और मलेशिया से जुड़े पाए गए हैं, जिसका मास्टरमाइंड त्रिपुरा का रहने वाला है। द लीफलेट की रिपोर्ट के जरिए यह तीसरी घटना हमारे सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने मशहूर उद्योगपति एसपी ओसवाल से हुई डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के मामले में 1.76 करोड़ रुपए की बैंक राशि अटैच की है। मामले में जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट किया और बाद उसके 7 करोड़ रुपए वसूले थे। ईडी ने पाया कि यह पैसा कई राज्यों में फैले म्यूल अकाउंट्स के जरिए घुमाया गया था। कोर्ट ने इन घटनाओं पर सख्त रुख लिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2.65 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं गंभीर हैं और इसमें क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे विदेश भेजे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन घोटालों को डकैती और लूट करार दिया है और आरबीआई को बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए हैं। खबर यह नहीं कि ठगी हुई, खबर यह है कि ठगी कैसे हुई। अब इन अपराधों में जामताड़ा के अनपढ़ लड़के नहीं, बल्कि सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पूर्व बैंक कर्मचारी सामने आ रहे हैं। इन्हें कानून के लूप होल के बारे में बखूबी पता है। सरकार कहती है कि हम निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अपराधी लग्जरी होटलों में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर हफ्तों तक लोगों को बंधक बना रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। यह इंटेलिजेंस की विफलता है या लापरवाही? यह गंभीर सवाल मुंह खोले खड़ी है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली खबर पर। जम्मू कश्मीर में 8000 से अधिक म्यूल अकाउंट्स मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के एक विशाल डिजिटल हवाला और ऑनलाइन निवेश घोटाले का भंडाफोड़ किया है। यह खबर उस सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं जिस राज्य में परिंदा भी पर मारता है तो एजेंसियों को पता होता है। वहां 8000 फर्जी खाते कैसे खुल गए? क्या बैंकों ने केवाईसी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की? क्या हमारा डिजिटल इंडिया इतना असुरक्षित है कि सीमा पार बैठे हैंडलर्स हमारे सिस्टम को नचा सकते हैं? एनआईए और I4C का संदेह है कि इन खातों के माध्यम से घुमाया गया पैसा अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह
2017 की नोटबंदी के बाद आतंकी फंडिंग के बदले हुए डिजिटल स्वरूप का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मॉर्फिन और डॉक्टर अल्बर्ट जैसे कोड नेम वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी या तकनीकी विशेषज्ञ हैं। ये पेशेवर न केवल तकनीकी ढांचा तैयार करते हैं, बल्कि रीजनल हेड के रूप में काम करते हुए गरीब लोगों को 8,000 से 10,000 प्रति माह के बदले अपने बैंक खाते और एटीएम कार्ड देने के लिए लालच देते हैं। इसमें कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी पाई गई है, जो संदिग्ध खातों के लिए क्यूआर कोड और दस्तावेज तैयार करने में मदद करते थे। गृह मंत्रालय और I4C का दावा है कि उन्होंने 12 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं और 1930 हेल्पलाइन बनाई। हेल्पलाइन नंबर पर कई बार कॉल नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो जब तक कार्रवाई होती है, पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश जा चुका होता है। S4C डैशबोर्ड और नई विंग कागजों पर तो बेहतरीन है, लेकिन आम जनता का सवाल एक ही है, मेरा पैसा कैसे वापस आएगा? वर्तमान कानून में ठगे गए पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। सिस्टम सो रहा है या जाग रहा है, यह बहस का विषय है, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई की जिम्मेदारी हमारी है। भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। कोई भी पुलिस वाला वीडियो कॉल कर पैसा नहीं मांगता। अगर ठगी हो तो 3 दिन के भीतर बैंक को बताएं। आरबीआई की जीरो लायबिलिटी पॉलिसी आपका बचाव कर सकती है। कमीशन के चक्कर में अपना बैंक खाता किसी को न दें, वरना जम्मू और कश्मीर के उन 8,000 लोगों की तरह आप भी जेल में होंगे। आज भारत दुनिया के सामने इंडिया एआई समिट 2026 की मेजबानी कर रहा है। हम गर्व से कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति के ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वही डिजिटल इंडिया है जहां एक आम आदमी डिजिटल अरेस्ट के डर से कांप रहा है? एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भविष्य संवारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का इस्तेमाल करके एमबीबीएस डॉक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाइट कॉलर डाकू बन रहे हैं। समिट में आए विदेशी मेहमानों को हम अपनी चमक दिखा सकते हैं, लेकिन उन लाखों भारतीयों का क्या जिनका पैसा इन डिजिटल दरारों में खो गया है? सरकार को समझना होगा कि केवल सिम कार्ड ब्लॉक करना समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले हर व्यक्ति का पैसा वापस आएगा और बैंकों की जवाबदेही तय होगी। फिर मिलेंगे।